नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम लोग सॉल्व करेंगे आज के पेपर के आंसर की। और आज का अपना पेपर था 22वां, जिसके आंसर की अभी हम सॉल्व करने वाले हैं। तो आंसर की में बढ़ने से पहले एनालिसिस की बात कर लेते हैं। कितने लोगों ने अभी तक टेस्ट दिया है और कितने क्या मार्क्स अभी तक ऑब्टेन किए हैं। तो अभी तक जो है 76 लोगों ने टेस्ट दिया है, जिसमें से 100% वाले 0 है एंड 90% वाले और 80% वालों की बात करेंगे। बाकी जो रिजल्ट है वो आपको मिल जाएगा, तो वहाँ पे आप देख लेना। 90% से अबव अभी तक जो है 8 कैंडिडेट जो है 90% से अबव लेकर आए एंड 80% से अबव 9 कैंडिडेट है। तो ये अभी तक का एनालिसिस है जो आप लोगों ने अभी तक जो टेस्ट दिया है। ये इस प्रकार से आप लोगों के जो नंबर है वो आए हैं। जो 90% वाले हैं और 80% वाले हैं वो सभी अपना रिजल्ट देख लेना। शाम को आपको रिजल्ट भी मिल जाएगा और ये आंसर की आप लोगों को वैसे मिल ही रही है। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं इस आंसर की और समझते हैं इन 10 क्वेश्चंस को, जो कि वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। पहला ही क्वेश्चन जो आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन, मैच लिस्ट फर्स्ट टू लिस्ट सेकंड। यहाँ पे आपको जो लिस्ट फर्स्ट है उसको लिस्ट सेकंड से मैच करना है। एक तरफ आपको डिजीज कंडीशन दे रखी है, तो दूसरी तरफ जो है कॉज्ड बाय विच डस्ट, यानी कौन सी डस्ट से ये डिजीज कंडीशन के जो कॉजेज वो आपको बताने हैं। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे पहला है साइड्रोसिस। ये आपको एक या दो जब आपको पता होते हैं तो आप मतलब ज़्यादा क्वेश्चन को रीड आउट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इनमें से एक या दो बीमारी के बारे में अगर सही से पता है और यहाँ पे मैच हो रहे हैं अगर आपके ऑप्शंस, ज़्यादा आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको ये बार बार इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब आपके एग्जाम होंगे तो इस प्रकार के जैसे भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, इस पैटर्न के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो उनमें आपका ज़्यादा जो टाइम है वो कंज्यूम ना हो। इसके लिए मैं आपको बार बार यही कह रहा हूँ कि दो ऑप्शंस अगर आपको सही आ रहे हैं और वो अगर सही से यहाँ पे मैच हो पा रहे हैं, बाकी अदर ऑप्शंस में वो नहीं है, यानी वो आपका सही जवाब है, उसके साथ आप डेफिनेटली 100% आप जा सकते हैं। अगर अगर दो ऑप्शंस इसमें सेम आ रहे हैं उसके बाद आपको पता नहीं है और एक या मतलब यहाँ पे और भी ऑप्शन में वो सेम है लास्ट ऑप्शन, लेकिन एक ऑप्शन ऐसा है जो थोड़ा सा मिस्टेक है, मतलब अलग हो सकता है, तो फिर आपका आंसर गलत हो जाएगा। लेकिन ऑप्शंस जैसे मैं आपको ये बताता हूँ, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर मैं आपको वापस से इसको बताता हूँ। पहला साइड्रोसिस। साइड्रोसिस जो है, जैसे कि मेरे को इसके बारे में पता है, आपको नहीं पता है तो आपका 100% गलत होगा। लेकिन मेरे को जैसे कि मान लीजिए पता है, साइड्रोसिस जो है वो आयरन डस्ट से होने वाली डिजीज कंडीशन है। अब यहाँ पे सबसे पहले जो ए है उसमें क्या आएगा, फोर्थ आएगा। तो यहाँ पे देखिए ए के अंदर क्या है, फोर्थ। चलिए यहाँ पे और ऑप्शन में आ रहा है, नहीं आ रहा। तो यहाँ पे ये तीन ऑप्शंस तो क्या हो गए, आपके एलिमिनेट हो गए। लेकिन हो सकता है यहाँ पे आपको फोर्थ ऑप्शन में भी 4 मिल जाए, यहाँ पे 2 मिल जाए, यहाँ पर 1 मिल जाए, यहाँ पर 3 मिल जाए, इस प्रकार से मिल सकता है ना। तो फिर आपके सामने दो ऑप्शंस आते हैं। ठीक है, तो फिर आपको फिर वेट करना पड़ता है, आपको सेकंड ऑप्शन और देखना पड़ेगा कि भाई एंथ्रेकोसिस जो है वो किसकी वजह से होता है। तो यहाँ पे तो आपको पता चल गया कि जो एंथ्रेकोसिस है वो कोल डस्ट की वजह से होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे एक ही ऑप्शन में आ रहा है। लेकिन यहाँ पे जब ऐसा ऑप्शन आता है तो यहाँ पे मैंने आपको बताया ऑप्शन डी जो है उसमें ए का 4 और बी का जो है 2 लिखा है, यानी ये क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा, तो ये एलिमिनेट हो जाएगा। अब आपको जो जो बच गए वो आपको देखने की जरूरत नहीं, आपको डायरेक्ट जो है आंसर कर देना है। ठीक है, अपना मतलब टाइम जो है वो वेस्ट नहीं करना है। बाकी आप घर पे आके देख लेना कि क्या आपने मतलब किया है वो, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए, 100% आप श्योर होने चाहिए दो ऑप्शंस जो आपके सही मैच हो रहे हैं, बाकी अदर ऑप्शंस में वो नहीं है। शर्त यही है। ठीक है, चलिए यहाँ पे अपन समझते हैं। खैर ये मैंने आपको एक शॉर्ट एंड स्वीट ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का मेथड बताया है। एग्जाम में 100% आपको इतने डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं, मतलब सॉरी, जो ऑप्शंस है वो नहीं मिलेंगे। जैसे यहाँ पे ऑप्शंस मिले हुए हैं, हो सकता है इस प्रकार के ऑप्शंस मिल जाए, या हो सकता है ऐसे ही एक दो ऑप्शंस मिल जाए, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया कि यहाँ पर भी 4 हो सकता है, यहाँ पर 2 हो सकता है। तो एक दो ऑप्शंस ऐसे मिल जाएंगे, ठीक है, जो सिमिलर होंगे थोड़े बहुत। तो ये ऐसे आप जो है इजीली ऐसे क्वेश्चंस को शॉर्ट एंड स्वीट में, मतलब बिना टाइम वेस्ट किए सॉल्व कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे तो जो आपका सही है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि जो साइड्रोसिस है वो आयरन डस्ट से होगा, एंथ्रेकोसिस आपका कोल डस्ट से होगा, बिसिनोसिस जो है वो कॉटन डस्ट से होगा, और जो बेगोसिस है ये आपका शुगर कैन डस्ट से होने वाली डिजीज कंडीशन है। ये सारी की सारी क्या है, ऑक्यूपेशनल डिजीज कंडीशंस। बेगोसिस को और क्या कहते हैं, मंडे फीवर। ये एम्स में पूछा हुआ क्वेश्चन है। हो सकता है आपको बेगोसिस ना देकर मंडे फीवर यहाँ पे ऑप्शन में डाल दे, तो फिर आप ये मत बोलना कि सर आपने तो बताया नहीं था, मंडे फीवर जो है वो शुगर के इंडस्ट से होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो है ये चारों के बारे में पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साइड्रोसिस आयरन, एंथ्रेकोसिस कॉल, बिसिनोसिस कॉटन एंड बेगोसिस शुगर कैन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे ऑप्शन ए जो है वो सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
A nurse is caring for a client newly admitted with a diagnosis of pheochromocytoma. Which clinical finding does the nurse expect when assessing the client? देखिए एक पेशेंट है जो कि न्यूली एडमिट हुआ है और पेशेंट को कंडीशन हो रही है फियोक्रोमसाइटोमा की। बताइए यहाँ पे इस पेशेंट के अंदर एज नर्सिंग ऑफिसर जब आप इसको असेस करेंगे तो इस पेशेंट में कौन कौन सी क्लिनिकल फाइंडिंग्स आपको देखने को मिलेगी, ये आपको यहाँ पे सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन देखिए यहाँ पे हेडेक, नेक्स्ट पाल्पिटेशंस, नेक्स्ट डायफोरेसिस, नेक्स्ट ब्रेडिकार्डिया, नेक्स्ट हाइपोटेंशन। तो देखिए फियोक्रोमसाइटोमा में जो क्लिनिकल फाइंडिंग्स आपको देखने को मिलेगी वो आपको देखने को मिलेगी, एक तो हेडेक होगा। जो हेडेक होगा वो किस टाइप का होगा, पाउंडिंग हेडेक होगा, ठीक है। और ये सीवियर हाइपरटेंशन से रिलेटेड होगा पाउंडिंग हेडेक। तो यहाँ पे देखिए हाइपरटेंशन मैंने बोला है, यानी हाइपोटेंशन तो यहाँ पे नहीं होने वाला है। यहाँ पे क्या होगा, हाइपरटेंशन। तो हाइपोटेंशन को एलिमिनेट कर दीजिए, ठीक है। पाल्पिटेशंस यहाँ पे होंगे, पाल्पिटेशंस जो है वो भी यहाँ पे देखने को मिलेंगे फियोक्रोमसाइटोमा में। और एक डायफोरेसिस, ये भी आपको देखने को मिलेगा। लेकिन फियोक्रोमसाइटोमा में ब्रेडिकार्डिया नहीं देखने को मिलेगा, यानी ये नहीं होगा। यहाँ पे क्या होगा, टेकीकार्डिया एंड एसटीएन हाइपरटेंशन। अगर ये ऑप्शन और आपको मिलते हैं तो फिर आपको 1 2 3 4 5 यानी पाँचों के पाँचों क्या है, सही होंगे। अदरवाइज अगर ब्रेडिकार्डिया और हाइपोटेंशन मिलता है तो ये दोनों के दोनों क्या है, एलिमिनेट हो जाएंगे। ये क्लिनिकल फाइंडिंग आपको देखने को नहीं मिलेगी फियोक्रोमसाइटोमा के अंदर। जो आपको क्लिनिकल फाइंडिंग यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए हुए हैं इनमें 1 2 एंड 3 ये जो फाइंडिंग है वो आपको देखने को मिलेगी, यानी ऑप्शन ए जो है यहाँ पे कोड फर्स्ट, ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए रेशनल में स्कोर जानते हैं। A pounding headache is secondary to the severe hypertension associated with excessive amount of कैटाकोलामाइन। कैटाकोलामाइन के एक्सेसिव अमाउंट होने की वजह से सीवियर हाइपरटेंशन होगा, जिसकी वजह से पेशेंट को पाउंडिंग हेडेक हो सकता है। तो ये तो क्लिनिकल फाइंडिंग वो आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट, palpitations are associated with stimulation of the SNS यानी sympathetic nervous system due to कैटाकोलामाइन। कैटाकोलामाइन जो है इसके रिलीज होने की वजह से जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो स्टिमुलेट हो जाएगा, और स्टिमुलेट होगा तो पाल्पिटेशंस बढ़ जाएंगे। तो ये पाल्पिटेशंस जो है वो आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब देखिए जो कैटाकोलामाइन है इसके बारे में आपको ये भी पता होना चाहिए, कैटाकोलामाइन कंबाइंडली किनको कहते हैं, एपिनेफ्रिन एंड नॉर एपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन एंड नॉन एपिनेफ्रिन। नेक्स्ट, डायफोरेसिस इज एसोसिएटेड विथ स्टिमुलेशन ऑफ एसएनएस ड्यू टू एक्सेसिव कैटाकोलामाइन। तो ये जो डायफोरेसिस और जो पाल्पिटेशंस है वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के स्टिमुलेट होने की वजह से देखने को मिलते हैं। तो फिर जो फियोक्रोमसाइटोमा है इस कंडीशन में आपको हेडेक, पाल्पिटेशंस एंड डायफोरेसिस ये 3 कंडीशंस देखने को मिलेगी। एंड एक जो है हाइपोटेंशन की जगह क्या देखने को मिलेगा, हाइपरटेंशन। एंड यहाँ पे टेकीकार्डिया देखने को मिलेगा, ब्रेडिकार्डिया नहीं होगा, ठीक है। इज एसोसिएटेड स्टिमुलेशन ऑफ द एसएनएस, एसएनएस स्टिमुलेट हो रहा है मतलब टेकीकार्डिया होगा, ठीक है। हाइपरटेंशन यहाँ पे देखने को मिलेगा, हाइपोटेंशन नहीं देखने को मिलेगा, वो भी किसकी वजह से, एसएनएस के स्टिमुलेट होने की वजह से। एसएनएस स्टिमुलेट होने की वजह से सीवियर हाइपरटेंशन, पाल्पिटेशन, डायफोरेसिस, टेकीकार्डिया ये सब कुछ, और हाइपरटेंशन की वजह से हेडेक, ये सब कुछ आपको देखने को मिलेंगे फियोक्रोमसाइटोमा के अंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द नर्स take which action when a client first comes into the emergency department with blunt trauma to the eye। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि एक पेशेंट है जो इमरजेंसी डिपार्टमेंट के अंदर आया है और उस पेशेंट को हुआ क्या है, आई ट्रॉमा हुआ है। ब्लंट ट्रॉमा यानी कुछ नुकीली चीज़ जो है वो आँख में रुक गई है, या फिर आँख में जो है ट्रॉमा हो चुका है, नुकीली कुछ भी ऑब्जेक्ट हो सकता है उसकी वजह से। और ये पेशेंट आपके पास में इमरजेंसी डिपार्टमेंट में आया है। एज ए नर्सिंग ऑफिसर पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पे आपको क्या करना है ये आपको पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन है इरिगेट द आई एंड रिमूव फॉरेन सब्सटेंसेस, नेक्स्ट एडमिनिस्टर म्यूटिक्स, नेक्स्ट प्लेस द क्लाइंट इन सेमीफॉइलर पोजीशन, नेक्स्ट प्रिवेंट लॉस ऑफ आईओपी एंड इंट्राओक्युलर प्रेशर, या फिर इंट्राओक्युलर कंटेंट्स। तो यहाँ पे देखिए जो आपका सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन थर्ड, प्लेस द क्लाइंट इन सेमीफॉइलर पोजीशन। जिन्होंने ऑप्शन फर्स्ट किया है वो गलत है। यहाँ पे हुआ क्या है, आँख में जो ब्लंट ट्रॉमा है वो हुआ है, मतलब जो नुकीली चीज़ है ना वो रुकी है। अगर आप उसको क्या करेंगे, इरिगेट करेंगे, जो भी फॉरेन सब्सटेंस आँख के अंदर गिरा हुआ है उसको आप अगर इरिगेट करेंगे तो उसको जब आप रिमूव करेंगे तो
आँख पे जब आप मतलब हैंड वगैरह जो है सेक करेंगे, यहाँ पे टच करेंगे, तो इसकी वजह से जो है इंजरी ज़्यादा हो सकती है। ऐसा काम आपको नहीं करना। आपको करना क्या है, एज ए नर्सिंग ऑफिसर सेमी फाउलर पोजीशन पेशेंट को देनी है। अब इसका रीज़न है, सेमी फाउलर पोजीशन पेशेंट को क्यों दे रहे हैं यहाँ पे। इससे होगा क्या, सेमी फाउलर पोजीशन से यहाँ पे ब्लंट ट्रॉमा से इंजरी हुई है तो आईयूपी बढ़ने का चांस रहेगा। आईयूपी को अपनों को क्या करना है, रिड्यूस करना है या फिर नॉर्मल में रखना है। इंट्राओकुलर प्रेशर बढ़ना नहीं चाहिए। इंट्राओकुलर प्रेशर बढ़ने वाली डिजीज कंडीशन कौन सी है, ग्लूकोमा। तो भैया ग्लूकोमा नहीं होना चाहिए इस पेशेंट को। इसके लिए आपको क्या करना है, एज ए नर्सिंग ऑफिसर सेमी फाउलर पोजीशन इस पेशेंट को देनी है। चलिए इसको रेशनल में देखते हैं। Prevention or reduction in intraocular pressure that may accompany blunt trauma to the eye can be accomplished by the use of semifocal position to reduce edema and administration of carbonic anhydrase inhibitors such as acetazolamide। तो देखिए जो आईओपी है, आईओपी को रिड्यूस करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए पेशेंट को सेमीफाउलर पोजीशन देनी है जिससे एडिमा ना हो। एंड जो आईओपी है वो ब्लंट ट्रॉमा की वजह से हो सकता है, तो आईओपी ना बढ़े इसके लिए आपको सेमी फाउलर पोजीशन सबसे पहले देनी है। और अगर आपको एडमिनिस्टर करना ही है कोई भी मेडिकेशन, तो आप कार्बोनिक एनहाइड्रेज जो मेडिसिन आती है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनिबिटर जैसे कि एसिटाजोलामाइड, वो आप इस पेशेंट को दे सकते हैं। ठीक है, मियोटिक्स नहीं देनी है। ठीक है, तो यहाँ पे आप एसिटाजोलामाइड दे सकते हैं। इट इज़ नेसेसरी टू इरिगेट द आई बिकॉज नो फॉरेन बॉडी इज प्रेजेंट। यहाँ पे ब्लंट ट्रॉमा हुआ है तो कोई फॉरेन बॉडी जो है यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, तो यहाँ पे इरिगेट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर फॉरेन बॉडी होती, अगर फॉरेन बॉडी होती तो रनिंग जो है वाटर से आपको आई को वॉश करना होता सबसे पहले, लेकिन यहाँ पे फॉरेन बॉडी नहीं है, सिर्फ ब्लंट ट्रॉमा हुआ है, तो उसको आपको सेमीफॉलर पोजीशन देना है। कंस्ट्रक्शन ऑफ प्यूपिल विथ म्यूटिक इज़ नॉट इंडिकेटेड। यहाँ पे म्यूटिक नहीं देना है, मतलब प्यूपिल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करने का काम आपको नहीं करना है। नेक्स्ट, ब्लंट ट्रॉमा डज नॉट कॉज लॉस ऑफ आईओपी। ये इंट्राओकुलर जो कंटेंट है इसका लॉस नहीं करता है ब्लंट ट्रॉमा, तो ये भी आपका ऑप्शन गलत है। तो यहाँ पे जो आपका सही है वो हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ए क्लाइंट इन एक्टिव लेबर to have an epidural block while this is being administered, what nursing action takes priority। देखिए यहाँ पे क्या है, एक्टिव लेबर का एक पेशेंट है जिसको एपिड्यूरल ब्लॉक लगाया गया है। तो यहाँ पे एज ए नर्सिंग ऑफिसर इस पेशेंट के लिए आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, यानी क्या आप एज ए नर्सिंग ऑफिसर प्रायोरिटी एक्शन आपका क्या होगा। पेशेंट को क्या गया, एपिड्यूरल ब्लॉक यानी एनेस्थेसिया लगाया हुआ है, एक्टिव लेबर में वो पेशेंट है, तो बताइए यहाँ पे आपका एज ए नर्सिंग ऑफिसर क्या प्रायोरिटी एक्शन रहेगा। पहला ऑप्शन है चेकिंग द यूटर्न कॉन्ट्रैक्शंस फॉर एन इंक्रीज इन स्ट्रेंथ। नेक्स्ट है पोजिशन द मदर फ्लैट इन बेड एंड अवॉइड पोस्ट स्पाइनल हेडेक। नेक्स्ट, टेलिंग द मदर शी विल feel the need to void more frequently। Next, monitoring maternal blood pressure for possible hypotension। तो यहाँ पे देखिए जो एपिड्यूरल मेडिकेशंस आती है, जो भी एनेस्थेटिक मतलब जो मेडिकेशंस दी जाती है एपिड्यूरल ब्लॉक के लिए, तो ये क्या कर सकती है, हाइपोटेंशन कोज कर सकती है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, एज ए नर्सिंग ऑफिसर मॉनिटर करते रहना है मैटरनल ब्लड प्रेशर फॉर पॉसिबल हाइपोटेंशन। मतलब पेशेंट को हाइपोटेंशन लीड मतलब हो सकता है, तो इसकी वजह से आपको क्या करना है, पेशेंट का ब्लड प्रेशर जो है वो बारी बारी से मॉनिटर करते रहना है। चलिए रेशनल में देखिए, एपिड्यूरल मेडिकेशंस कॉज वेजोडाइलेशन, ये वेजोडाइलेशन कॉज करती है, एंड इसकी वजह से क्या हो सकता है, वेजोडाइलेशन होगा तो हाइपोटेंशन जो है वो हो सकता है। दिस इज द प्राइमरी रिस्क फैक्टर द नर्स नीड्स टू मॉनिटर आफ्टर प्लेसमेंट। जैसे ही पेशेंट को एपिड्यूरल ब्लॉक लगाया जाता है उसके बाद में जो है आपका पहला प्रायोरिटी एक्शन यही होता है कि पेशेंट का ब्लड प्रेशर वो बारी बारी से आप मॉनिटर करते रहे, पेशेंट हाइपोटेंशन की कंडीशन में ना जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए चाइल्ड इज एडमिटेड विद डायग्नोसिस ऑफ एक्यूट पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस यानी AFSGN व्हेन परफॉर्मिंग ए फिजिकल असेसमेंट एंड रिव्यूइंग द चाइल्ड लेबोरेटरी रिपोर्ट, व्हाट क्लिनिकल फाइंडिंग डज द नर्स एक्सपेक्ट। देखिए यहाँ पे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है कि एक बच्चा है जिसको क्या हुआ है, APSGN यानी कि एक्यूट पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। बच्चे को ये कंडीशन हो रखी है, इससे डायग्नोस हुआ है अभी। तो आपको यहाँ पे ये पूछना चाह रहे हैं कि इस बच्चे की जब आप लेबोरेटरी रिपोर्ट देखेंगे, क्या देखेंगे आप, लेबोरेटरी रिपोर्ट देखेंगे,
तो बताइए इस पेशेंट में, इस बच्चे में कौन कौन सी क्लिनिकल फाइंडिंग्स एज ए नर्सिंग ऑफिसर आपको देखने को मिलेगी। पहला हेमीचूरिया, नेक्स्ट है प्रोटीनूरिया, नेक्स्ट है पेरी ऑर्बिटल एडिमा, नेक्स्ट है इंक्रीज स्पेसिफिक ग्रेविटी, नेक्स्ट है स्लाइट इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर। तो यहाँ पे देखिए जो आपका सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन थर्ड, यानी ये जो पांचों के पांचों दिए हुए हैं वो सारे के सारे क्या है, क्लिनिकल फाइंडिंग है जो आपको APSGN के अंदर देखने को मिलेगी, एक्यूट पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। ध्यान रखिएगा इसमें ये पांचों कंडीशन यानी 1 2 3 4 5 ये सारे के सारे क्या आपके सही जवाब है, यानी ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब होगा। हेमीचूरिया भी होगा, प्रोटीनूरिया भी होगा, पेरीऑर्बिटल एडिमा भी होगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी भी बढ़ेगी एंड ब्लड प्रेशर भी थोड़ा बहुत बढ़ सकता है। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी प्रायोरिटी असेसमेंट डाटा टू गैदर फ्रॉम ए क्लाइंट हु हैज़ बीन डायग्नोस्ड विथ निमोनिया। देखिए एक पेशेंट है जो कि निमोनिया से डायग्नोस हुआ है, तो यहाँ पे ये आपको बताना है कि क्या प्रायोरिटी असेसमेंट डाटा आपका यहाँ पे रहेगा। जो आपने डाटाज गैदर किए हैं उसमें से प्रायोरिटी असेसमेंट डाटा कौन सा है ये आपको बताना है। चलिए यहाँ पे सबसे पहला है ऑस्कल्टेशन ऑफ ब्रीथ साउंड्स, नेक्स्ट ऑस्कल्टेशन ऑफ बॉवेल साउंड्स, नेक्स्ट प्रेजेंस ऑफ चेस्ट पेन, नेक्स्ट प्रेजेंस ऑफ पेरिफेरल एडिमा, नेक्स्ट कलर ऑफ नेल बेड्स। देखिए एक तो है ब्रीथ साउंड, देखिए यहाँ पे क्या हो रखा है, जो भी पेशेंट है इसको निमोनिया हो रखा है, तो ब्रीथ साउंड जो है वो आपको ऑस्कल्टेट करनी है, लेकिन बॉवेल साउंड से तो इसका कोई लेना देना ही नहीं है, तो ये तो यहाँ पे चेक नहीं करेंगे। ठीक है, दूसरी यहाँ पे चेस्ट पेन हो सकता है, क्योंकि निमोनिया है तो चेस्ट पेन हो सकता है। ब्रीथ साउंड जो है वो आपको ऑस्कल्टेट करनी है, चेस्ट पेन पेशेंट में हो सकता है, तो ये भी आपको देखना है वहाँ पे, या फिर जो भी डाटा आप कलेक्ट करेंगे तो ये आपकी प्रायोरिटी असेसमेंट रहेगी। नेक्स्ट पेरिफेरल एडिमा प्रेजेंस, तो ये नहीं है, मतलब पेरिफेरल एडिमा हो रखा है आउटर, मतलब आउटसाइड, सेंटर से जस्ट आउटसाइड यानी लास्ट वाले, जैसे मान लीजिए एक्सट्रीमिटीज है, पैर है, अंगुलियां है, वहाँ पे एडिमा हो रखा है, तो इसका कोई लेना देना नहीं है निमोनिया का इससे। ठीक है, नेक्स्ट कलर ऑफ नेल बेड्स, नेल बेड्स का कलर भी आपको असेसमेंट करना है, तो ये भी आपका प्रायोरिटी असेसमेंट रहेगा। हाइपोक्सिया की कंडीशन होगी तो नेल बेड्स जो है वहाँ के कलर से आप पहचान जाओगे तुरंत कि बच्चे को या फिर जो पेशेंट है निमोनिया का इसको ऑक्सीजन की ज़रूरत है। तो यहाँ पे जो आपका प्रायोरिटी असेसमेंट रहेगा निमोनिया के पेशेंट के लिए वो रहेगा, एक तो ऑस्कल्टेशन करना है, ब्रीदिंग साउंड, दूसरा आपका चेस्ट पेन जो है वो प्रेजेंस ये हो सकता है, तो ये भी आपको असेसमेंट करना है, और एक जो है नेल बेड्स जो है उसका कलर जो है आपको चेक करते रहना है। तो ये आपके प्रायोरिटी असेसमेंट डाटा निमोनिया के पेशेंट के लिए रहेंगे। 1 3 5 जहाँ भी है वो आपका सही जवाब है, यानी ऑप्शन सी करेक्ट जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए क्लाइंट हैज ए एंडोट्रेकियल ट्यूब and is receiving mechanical ventilation. The nurse identifies that a periodic suctioning may be necessary. The nurse follows a specific protocol when performing a procedure. Place the step in order that they are should be performed. देखिए एक पेशेंट है जिसको मैकेनिकल वेंटिलेशन पे रखा गया है और उसको एंडोट्रेकियल ट्यूब लगी हुई है जिसके थ्रू वो पेशेंट रेस्पिरेशन कर पा रहा है, यानी उसको ऑक्सीजन दी जा रही है। अब आगे देखिए, इस पेशेंट को पीरियोडिक सक्शनिंग की ज़रूरत है, मतलब बारी बारी से इसको सक्शनिंग भी करवाना पड़ता है। अब यहाँ पे ये पूछना चाह रहा है कि एज ए स्पेसिफिक प्रोटोकॉल, ये जो प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे सक्शनिंग का, तो इसको आपको स्टेप बाय स्टेप बताना है कि किस प्रकार से आप पहले क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप सक्शनिंग की जो प्रोसेस है वो आपको बतानी है। सिंपल से यहाँ पे ये पूछना चाह रहा है। पहला ऑप्शन है obtain a vital sign, next auscultate lungs sound, next hyperoxygenate for 30 seconds, next suction for approximately 10 seconds, next rotate the catheter during its withdrawal। देखिए यहाँ पे जो आंसर है वो कॉर्ड अपन आगे बाद में देखते हैं, पहले इसका आंसर समझ लेते हैं। सबसे पहले क्या करना है, जो पेशेंट है उसके वाइटल साइन आपको क्या करने हैं, ऑब्टेन करने हैं। सबसे पहले वाइटल साइन आपने क्या कर लिए, ऑब्टेन कर लिए। इसके बाद आपको क्या करना है, ऑस्कल्टेट, जो लंग्स साउंड है उसको आपको ऑस्कल्टेट करना है, दूसरा काम आपका ये रहेगा। तीसरा है हाइपर ऑक्सीजनेट फॉर 30 सेकेंड, मतलब पेशेंट को बिफोर प्रोसीजर एंड आफ्टर प्रोसीजर दोनों टाइम क्या करना होता है, हाइपर ऑक्सीजनेट करना होता है। तो ये आपका तीसरा काम रहेगा, पेशेंट को क्या करना है, हाइपर ऑक्सीजनेट करना है। देन इसके बाद में जो सक्शनिंग आप परफॉर्म कर रहे हैं उसका ड्यूरेशन कितना होना चाहिए, मिनिमम मतलब 10 सेकेंड्स, वैसे मैक्सिमम 15 सेकेंड तक करते हैं, बट
अप्रोक्सीमेटली 10 सेकंड से ज़्यादा सक्शनिंग नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ पे ये आपका फोर्थ आ जाएगा। देन इसके बाद रोटेट द कैथेटर ड्यूरिंग इट्स विड्रॉल। जब आप इस कैथेटर को बाहर निकाल रहे हो तो आपको ये रोटेट करते हुए बाहर निकालना है। तो ये आपका आ जाएगा 5th नंबर। यानी कि यहाँ पे आपको ज़्यादा कुछ सोचने की समझने की ज़रूरत नहीं थी। यहाँ पे जो आपको पाँचों ऑप्शंस दिए हुए हैं वो बिल्कुल सीक्वेंस में दिए हुए हैं। तो 1 से लेकर 5 तक बिल्कुल कंटिन्यू जो आपका ऑप्शन होगा वही आपका सही जवाब होगा। चलिए अब कोड देखते हैं। 1 2 3 4 5 आपका यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए पहला ही ऑप्शन सही है, 1 2 3 4 5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। A nurse is assisting in performing an assessment on a client who suspects that she is pregnant and checking the client for probable sign of pregnancy. Select all probable sign of pregnancy. देखिए आप एक एज नर्सिंग ऑफिसर, यहाँ पे आप एक पेशेंट को असेस कर रहे हैं। पेशेंट कौन सा है? यहाँ पे प्रेग्नेंट है, जो महिला है वो प्रेग्नेंट है और उसको आप असेस कर रहे हैं। आपको यहाँ पे ये पूछना चाह रहे हैं कि उस प्रेगनेंसी के दौरान जो प्रोबेबल साइन देखने को मिलते हैं वो आप चेक कर रहे हैं। तो यहाँ पे बताइए कि कौन कौन से प्रोबेबल साइन है प्रेगनेंसी के। बिल्कुल सिंपल सा यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा गया है। प्रोबेबल साइन आपको पता होने चाहिए तभी आप बता पाओगे। पहला ऑप्शन देखिए यहाँ पे यूट्राइन एनलार्जमेंट। दूसरा है fetal heart rate detected by non-electric device. नेक्स्ट है outline the fetus via radiography and ultrasound। नेक्स्ट है चैडविक साइन। नेक्स्ट है ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन। नेक्स्ट है बेलॉटमेंट। तो देखिए यहाँ पे जो प्रोबेबल साइन है प्रेगनेंसी के वो आपके होते हैं कि तो यूट्राइन एनलार्जमेंट जो है वो आपको देखने को मिलेगा। दूसरा जो है चैडविक साइन, जो आपके साइन वाले हैं, जो भी चैडविक साइन है, गुडल साइन है, हेगर साइन है, वो सारे के सारे साइन जो है वो प्रोबेबल साइन के अंदर ही आते हैं। तीसरा आपको ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शंस जो है वो भी आपको देखने को मिलेगा। चौथा आपको एक बेलॉटमेंट जो है वो भी आपको देखने को मिलेगा। यानी कि जो ये जो 4 ऑप्शंस है 1 4 5 और 6 ये आपके क्या है? प्रोबेबल साइन है। लेकिन यहाँ पे 2 ऑप्शंस जो दिए हुए हैं ये प्रोबेबल साइन नहीं है। तो यहाँ पे 1 4 5 6 जो भी ऑप्शन है वो आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन सेकंड, ऑप्शन बी आपका क्या है? सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सेकंड लास्ट क्वेश्चन आज के हमारे सेशन का। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आप लोगों को मिल रहे हैं, तो आप सभी से निवेदन तो यही है कि आप अपने साथी लोगों को भी शेयर जरूर करें। देखिए यहाँ पे A nurse is caring for a client with cholelithiasis and obstructive jaundice. When assessing the client, the nurse should be alert for which common clinical indicator associated with these condition. एक पेशेंट है जिसको आप एज नर्सिंग ऑफिसर केयर दे रहे हैं। पेशेंट को हो रखा है कॉलीलिथियासिस एंड ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंटिस। इस पेशेंट में कौन से कॉमन क्लिनिकल इंडिकेटर्स आपको देखने को मिलेंगे ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन है यहाँ पे इकाइमोसिस। दूसरा है येलो स्क्लेरा। तीसरा है डार्क ब्राउन स्टूल। नेक्स्ट है स्ट्रोक्लर्ड यूरिन। नेक्स्ट है पेन इन राइट अपर क्वाड्रेंट। तो देखिए यहाँ पे गॉल ब्लैडर में दिक्कत है, कॉलीलिथियासिस हुआ है और ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस है। तो यहाँ पे जो गॉल ब्लैडर है उसमें दिक्कत है। तो यहाँ पे क्या क्या सिम्टम्स या फिर क्या क्या क्लिनिकल इंडिकेटर्स देखने को मिलेंगे? तो एक तो यहाँ पे क्या होगा, जब भी कॉलीलिथियासिस या फिर ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस होता है तो एक तो इकाइमोसिस देखने को मिलेगा। इकाइमोसिस देखा है कभी आपने? इकाइमोसिस सर्च करना गूगल पे और वहाँ पे देखना। जो मतलब एब्डोमेन वाला इलाका है, एब्डोमेन जो पार्ट है वहाँ पे जो है आपको मतलब रेडनेस यानी कि आपको देखने को मिलेगी एक जगह, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा एक जगह से, मतलब धब्बा सा है ना वो बना हुआ दिखेगा। वो इकाइमोसिस जो है स्किन का कलर जो है एक जगह से अलग सा दिखेगा, जहाँ पर गॉल ब्लैडर की लोकेशन होती है लगभग वहाँ पे ऐसा मतलब इकाइमोसिस आपको देखने को मिलेगा। दूसरा यहाँ पे येलो स्क्लेरा। क्या हुआ है यहाँ पे? ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस हुआ है, मतलब येलो जो स्क्लेरा है, स्क्लेरा का कलर जो है कैसा हो जाएगा? येलो कलर का। भाई पीलिया हो गया है, पीलिया हो गया तो येलो स्क्लेरा देखने को मिलेगा। तीसरा जो यहाँ पे इस पेशेंट में देखने को मिलेगा वो मिलेगा स्ट्रोक्लायर्ड यूरिन। स्ट्रोक्लायर्ड यूरिन या फिर पेल यूरिन आप बोल सकते हैं। तो यहाँ पे पेल या फिर सॉरी येलो यूरिन, येलो कलर या फिर स्ट्रोक्लायर्ड यूरिन जो है वो इस पेशेंट में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे 3 फाइंडिंग आपको देखने को मिलेगी, 1 2 और 4। 1 2 4 जो ऑप्शन है वो आपका सही जवाब है, यानी ऑप्शन सी जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 2 3 1 2 4 जो है वो आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन आज के हमारे सेशन का, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। द nurse is examined a client who had a cesarean birth. It is 3 days since the birth and the client is about to be discharged. Where does the nurse expect the fundus to be located? एक महिला थी
जिसकी सिजेरियन डिलीवरी हुई है और उस डिलीवरी को हुए हुए कितने दिन हो गए, 3 दिन हो गए। इस पेशेंट को किया जा रहा है डिस्चार्ज। क्या किया जा रहा है? डिस्चार्ज किया जा रहा है। अब आपको ये पूछना चाह रहा है कि एज ए नर्सिंग ऑफिसर, आप जब इस टाइम यानी 3 दिन उसको हो चुके हैं, इस समय पर अगर आप फंडस को अगर आप चेक करते हैं, असेस करते हैं, तो फंडस की लोकेशन कहाँ पे होगी ये आपको बताना है तीसरे दिन पे। तो यहाँ पे देखिए पहला ऑप्शन है 1 फिंगर ब्रीथ बिलो द अम्बिलिकस, नेक्स्ट है 2 फिंगर ब्रीथ बिलो द अम्बिलिकस, नेक्स्ट है 3 फिंगर ब्रीथ बिलो द अम्बिलिकस, नेक्स्ट है 4 फिंगर ब्रीथ बिलो द अम्बिलिकस। तो यहाँ पे देखिए जो आपका सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन थर्ड, 3 फिंगर बिलो द अम्बिलिकस। दूसरे दिन 2 फिंगर ब्रीथ जो है बिलो द अम्बिलिकस होगा, तीसरे दिन 3 फिंगर ब्रीथ जो है बिलो द अम्बिलिकस होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन थर्ड जो है वो आपका सही जवाब हो जाएगा। तो ये थे आज के हमारी सेशन के 10 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आप सभी को समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर आपको कहीं कोई इश्यू हो तो आप हमें पूछ सकते हैं, लेकिन आप सभी से रिक्वेस्ट यही है कि साथियों को, जो भी आपके फ्रेंड्स सर्कल के अंदर जो भी है, उन सभी लोगों को वीडियो की लिंक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो, और जो टेस्ट की लिंक है वो भी आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर किया करो। फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सेशन के साथ, तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिएगा और अपनी तैयारी बेस्ट से बेस्ट करते रहिएगा। थैंक यू सो वेरी मच।